गोनूचा अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनकी माँ बहुत वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन उनकी माँ बीमार पड़ी। वैद्य आए, उन्हें देखा, दवा दी, मगर उनकी माँ की हालत में सुधार नहीं हुआ। गोनूचा चिंतित थे। उन्होंने वैद्य से माँ की बीमारी के बारे में पूछा तो वैद्य जी ने कहा, सबसे बड़ी बीमारी तो बुढ़ापे की जीर्ण शीर्ण काया है पंडित जी। इसका इलाज तो महर्षि च्यवन के पास भी नहीं था। अब जी भरकर माँ की सेवा कीजिए और उनसे गौ दान भी करा ही लीजिए। यह समझिए कि चल चलंती की बेला है। मैं तो दवा इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक सांस तब तक आस, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। गोनूचा समझ गए कि उनकी माँ अब बचने वाली नहीं है। वे मन लगाकर अपनी माँ की सेवा करते रहे और एक दिन उनकी माँ की मौत हो गई। अपनी माँ की मौत पर फूट फूट कर रोए गोनूचा। गांव वालों ने उन्हें समझाया, सबकी माँ मरती है, इस तरह मन छोटा करने से नहीं चलेगा। उन्हें अब माँ के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम की तैयारी में लगना चाहिए। यही दुनियादारी है। गोनूचा शांत हुए। गांव वालों ने उनका साथ दिया और उनकी माँ की अंत्येष्टि संपन्न हुई। अभी उनकी माँ की चिता ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि गांव वालों ने गोनूचा को घेर कर समझाना शुरू किया कि उन्हें अभी से माँ के क्रियाक्रम और श्राद्ध के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पहले तो गोनूचा शांत रहकर ग्रामीणों की बात सुनते रहे। फिर उन्होंने ग्रामीणों से कहा, आप लोग ठीक ही कह रहे हैं, मगर मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण, कोई बड़ा इंतजाम तो मैं कर नहीं पाऊंगा। माँ के श्राद्ध पर 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से काम चल जाएगा। उनकी बात सुनकर एक वृद्ध ग्रामीण बोल पड़ा, ब्राह्मण होकर क्यों चंडालों की तरह बात कर रहे हो गोनू? तुम्हारी माँ गांव की सबसे वृद्ध महिला थी। उनका सरोकार इस गांव से तो क्या, आसपास के सभी गांव से था। उनके श्राद्ध पर तो तुम्हें 25 गांव के लोगों को बड़ा भोज देना चाहिए, शुद्ध मिठाइयों का भोज, समझे? गोनूचा बोले, शुद्ध मिठाइयों का भोज, और नहीं तो क्या? उस समय गोनूचा चुप रह गए। लेकिन 25 गांव के लोगों को भोज कराने की बात उन्हें बेचैन कर रही थी। शुद्ध मिठाई का भोज, और वो भी 25 गांव के लोगों को। अंततः गोनूचा ने नाई को बुलाया और अपनी माँ के श्राद्ध पर 25 गांव को शुद्ध मीठा भोज के लिए आमंत्रण भेज दिया। अंततः श्राद्ध का दिन आ गया। गोनूचा ने सुबह ही अपने खेत से ईख काटकर मंगवा लिए थे और ईख को छोटे टुकड़ों में कटवा लिया था। 5 दर 5 लोग बैठे। गांव के खेतों और सड़कों तक श्राद्ध का भोज खाने आए लोगों से पट गया। पत्तल बिछ जाने के बाद गोनूचा सभी पत्तल में 1-2 ईख का टुकड़ा रखते चले गए और पांत के अंत में खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, कृपया अब भोज ग्रहण करें। उनकी इस बात पर भोज खाने आए लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, पंडित जी, यह क्या? यह तो सरासर हमारा अपमान है। इस तरह कोई घर बुलाकर मेहमानों का अपमान करता है। शुद्ध मिठाई के भोज की बात कहकर आपने हम लोगों को बुलाया और अब गन्ने का टुकड़ा परोस रहे हैं। गोनूचा अपने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोले, आगत अतिथियों, आप सबों का मैं हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। आप सोचें, मुझ गरीब ब्राह्मण से मेरे गांव के वृद्ध जनों ने 25 गांव के लोगों को शुद्ध मिठाई का भोज देने को कहा था। मैंने सबसे अपनी गरीबी का वास्ता देकर 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी कर लेने का आग्रह किया था, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी।
अंत में मैंने शुद्ध मीठा भोज देना स्वीकार कर लिया। आप लोग भी स्वीकार करेंगे कि गन्ने से ज्यादा शुद्ध और मीठा कोई फसल हमारे खेतों में नहीं उपजता। आप लोग इसे ग्रहण करें और मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। उनकी बात सुनकर पड़ोस के गांव के लोगों ने उनकी व्यवस्था समझी और रुचि से गन्ना चूसा और वहां से विदा होते समय गोनू झा से कहा, आपने जो भी किया अच्छा किया। इससे आपके लोभी गांव वालों को भी अच्छा सबक मिल गया। अब वे लोग किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना पेट 56 पकवानों से भरने की कल्पना नहीं करेंगे। दूसरे गांव से आए लोगों की प्रतिक्रिया सुनकर गोनू झा के गांव के उन लोगों का चेहरा उतर चुका था जिन लोगों ने गोनू झा को शुद्ध मिठाइयों का भोज कराने की सलाह दी थी। धन्यवाद। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अली। अली बढ़ाई का काम करता था। गांव के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह छोटा सा था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वह अकेला ही रहता था। रोज शाम को अपना काम खत्म करके अली गांव के पोखर के किनारे जा बैठता और सोचता कि काश उसका भी अपना घर बार होता। ले देकर सगे संबंधियों में उसकी एक बूढ़ी मौसी भर थी जो 4 गांव आगे रहती थी। अली को उससे मिले कई साल हो गए थे। एक रोज अली ने तय किया कि वह अपनी मौसी से मिलने जाएगा। आखिर वे बूढ़ी थी, हो सकता है बीमार भी हो। अली ख्याली पुलाव पकाने लगा और सोचने लगा कि उसे देखते ही मौसी की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आएंगे। अगले दिन सुबह अली अपनी मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। विमल जो एक कुम्हार था और अली का मित्र भी था, उसने बहुत कोशिश की कि अली अपने जाने का इरादा छोड़ दे। विमल अली से बोला, एक बार फिर सोच ले, तुम्हें अपनी मौसी से मिले हुए अरसा बीत गया है। हो सकता है तुम्हें देखकर वे इतनी खुश ना हो जितना तुम सोच रहे हो। मेरा चचेरा भाई उसी गांव में रहता है और उसने मुझे बताया है कि वह विधवा है और बहुत अमीर भी, पर साथ में बहुत ही कंजूस भी है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह सोचे कि तुम उसका पैसा हड़पने आए हो। लेकिन अली तो जाने के ठाने बैठा था और विमल की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अली के पास अपना कोई गधा तो था नहीं, इसलिए वह तपती हुई धूप में सड़क पर पैदल ही चला जा रहा था। जब सूरज सिर पर चढ़ आया तो अली पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। थका मांदा भूख से बेहाल अली सूर्यास्त तक अपनी मौसी के गांव पहुंच ही गया। गांव में घुसते ही अली को एक मोची मिला जो अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में था। जब अली ने उससे अपनी मौसी के घर का रास्ता पूछा तो मोची उसकी तरफ बड़े कौतूहल से देखने लगा। मोची बोला, तुम इसी सड़क पर सीधे चलते जाओ, तुम्हें एक बहुत ही बड़ा घर मिलेगा जिसे देखकर लगता है कि अब गिरा और तब गिरा। तुम ऐसा ना सोचना कि वहाँ तुम्हारा स्वागत सत्कार होने वाला है और गर्मा गर्म खाना मिलने वाला है। वहाँ जो विधवा रहती है वे अव्वल दर्जे की कंजूस है। अगर बच्चे उसके बगीचे में गिरे हुए फल भी उठाने जाते हैं तो उन्हें भी भगा देती है। अली भारी कदमों से मौसी के घर की तरफ चलने लगा। वह सोच रहा था, हो सकता है विमल की ही बात सच हो। जब घर नजर आया तो अली का दिल डूबने लगा। घर की दीवारें मटमैले रंग की थी और जगह जगह से उनका रंग उखड़ रहा था। खपरैल टूटी पड़ी थी और आंगन में कूड़ा करकट जमा था। टूटे हुए दरवाजे के पास वाले खम्भे के साथ ही
एक अधमरा उदास सा गधा बंधा था। गधे की पसलियां तक नजर आ रही थी। उसकी आंखें देखकर अली को लगा कि शायद ही उसने इतनी दुख भरी आंखें पहले देखी हो। गधा अली की ओर ऐसे ताकने लगा जैसे खाने की भीख मांग रहा हो। अली को गधे पर दया आई। उसे लगा कि उसे वापस जाकर पड़ोस की दुकान से थोड़ा सा चारा लाना चाहिए। अली चारा लाया और गधे के आगे फैला दिया। गधा गपागप करके ऐसे खाने लगा मानो उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। तभी एक कर्कश आवाज आई, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे गधे से क्या काम है? अली ने मुड़कर देखा तो पके बालों वाली पतली सी बूढ़ी खड़ी थी। अली मन ही मन बोला, तो यह है मेरी मौसी। उसके माथे पर क्रोध की रेखाएं साफ दिखाई पड़ रही थी। अली ने उसे अपना नाम पता बताया, पर मौसी अली से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। और जैसे कि विमल ने कहा था, मौसी को लगा कि अली उसके पैसे ऐंठने ही आया है। वह बोली, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। अपना ही पेट मुश्किल से पालती हूँ, तो तुम्हें क्या दूंगी? तुम तो बस मुंह उठाकर आ धमके मेरे पास। अली को बुरा तो बहुत लगा, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसे तो सिर्फ थोड़ी आत्मीयता, थोड़ा प्यार चाहिए था। उस रात जब अली रसोई के फर्श पर सोया तो उसका पेट खाली था और मन भरा हुआ था। मौसी ने उसे सिर्फ एक कटोरी पतला कुनकुना सा दलिया खाने के लिए दिया था। और जब अली ने कहा कि वह अगली सुबह लौट जाएगा तो एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन जब अली चलने को तैयार हुआ तो मौसी बोली कि अगले दिन गांव तक वह भी उसके साथ चलेगी। आज मंगलवार है, गांव में बाजार लगेगा। मैं अपने इस निखट्टू गधे को आज ही बेच दूंगी। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बेचारा गधा क्या था, हड्डियों का ढांचा भर था, किसी को बैठा तो सकता नहीं था। अली और मौसी जैसे तैसे उसे बाजार तक ले गए। गांव भर के लोग वहां जमा थे। दुकानदार और खरीदार चिल्ला चिल्लाकर आपस में मोल भाव कर रहे थे। झुंड के झुंड दुकानों के आसपास खड़े तरह तरह की चीजें देख रहे थे। चटकीले कपड़े, सजीले मटके, कई तरह की फल और सब्जियां और बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने थे। अली और बुढ़िया बाजार के बीचों बीच आ गए, जहां लोग अपने अपने जानवर बेचने आए हुए थे। अपनी तीखी आवाज में मौसी ने घोषणा की कि जो भी उसके गधे का सर्वाधिक दाम देगा, गधा उसी का हो जाएगा। अली यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि बहुत से व्यापारी बोली लगाने के लिए आगे आए। तब उसे एहसास हुआ कि दरअसल गधा चौड़ी पीठ वाला था। अगर उसे ठीक से खिलाया पिलाया जाए तो वह अपने मालिक के बहुत काम आ सकता था। तभी एक धनवान व्यापारी ने गधे के लिए ऊंची बोली लगाई। गधा सिर उठाकर सीधा अली को ताकने लगा। ऐसा लगता था जैसे वह अली से बोल रहा हो कि यह सेठ मुझ पर खूब कौड़े बरसाएगा और तुम्हारी मौसी से भी कहीं ज्यादा मेरी मरम्मत करेगा, इसीलिए तुम मुझे खरीद लो। अली एकदम मौसी से बोला, मैं तुम्हारा गधा खरीदता हूँ। बुढ़िया ने जब देखा कि अली का दिल गधे पर आ गया है और वह उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहेगा, तो वह अली से बोली, ठीक है, पर सेठ की लगाई बोली से 50 रुपए ज्यादा लूंगी। और ले देकर अली की पूंजी बस उतनी ही थी, पर अली गधे की मूक प्रार्थना को अनसुना नहीं कर पाया और बुढ़िया को उसकी मुंह मांगी कीमत दे दी। उस सूखे से गधे को लिए अली अपने गांव वापस आ गया।
जैसे ही विमल ने उसे देखा तो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मिलने गए थे मौसी से और लौट रहे हो इस हड्डियों के ढांचे के साथ। अब अली ने गधे को भरपेट खिलाना शुरू किया। जल्दी ही गधा खूब मोटा ताजा हो गया। अब गधा अली का बोझ भी ढोने लगा। अली हर वक्त अपने गधे से बतियाता रहता था और गधा भी न सिर्फ अली के शब्दों को बल्कि उसकी भावनाओं को भी खूब समझता था। गधे की आंखों में सदा कृतज्ञता का भाव रहता था। अली को भी गधा खरीदने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह अली के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। अब शाम को जब सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट जाते तो भी अली को अकेलापन महसूस नहीं होता था। कुछ महीने बाद अली को अपनी मौसी के देहांत की खबर मिली। अली को लगा कि मौसी के अंतिम संस्कार का जिम्मा उसका है। आखिर वही तो था जो मौसी का अपना था। अपने गधे पर सवार हो अली अंत्येष्टि की सब तैयारियां करने निकल पड़ा। क्रियाक्रम के बाद अली ने अंतिम बार अपनी मौसी के घर में रात बिताई। वह गधे की रस्सी खोलने बरामदे में गया। गधा सुबह से ही बेचैन था और अली को ऐसा महसूस हो रहा था मानो गधे को मौसी के दुर्व्यवहार की पिछली बातें याद आ रही हो। जैसे ही अली ने रस्सी खोली, गधा आंगन के दूसरे कोने में जाकर अपने खुर से जमीन खोदने लगा। शायद भूखा है, अली ने ऐसा सोचते हुए उसके सामने हरी घास फैला दी, पर गधा जमीन खोदता रहा। अली ने सोचा शायद प्यासा है और उसे पीने के लिए पानी दे दिया, लेकिन गधे ने पानी भी नहीं पिया और जमीन खोदता रहा। अली थका हुआ था। उसने चिढ़कर पूछा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? गधा बेचारा क्या बोलता, वहीं खड़ा रहा। अचानक अली के दिमाग में एक बात आई। क्या गधा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वह उसे जमीन खोदने के लिए बोल रहा है? अली तेजी के साथ वहीं फावड़ा चलाने लगा जहां पहले गधा खोद रहा था। उसने कुछ फुट ही खोदा था कि उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया और टन की आवाज आई। अली जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा और तब उसे लोहे का एक संदूक दिखाई पड़ा। संदूक से बंधी हुई रस्सी खींचकर अली ने उसे बाहर निकाला। संदूक को खोलते हुए अली का दिल जोर से धड़क रहा था। पूरा संदूक चांदी के बर्तनों और सोने के गहनों से भरा पड़ा था। अली समझ गया कि इसी संदूक में मौसी ने अपनी तमाम दौलत छिपाई हुई थी। मौसी ने जब इसे जमीन में गाड़ा होगा तो गधे ने देख लिया होगा। अली ने अपनी बाहें गधे के गले में डाल दी और खुश होकर बोला, मेरे दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? गधा आंखों से अली के प्रति आभार प्रकट कर रहा था। अली ने संदूक को गधे की पीठ पर रखा और अपने गांव लौट आया। उसने एक दुकान खोली और जल्दी ही एक कामयाब और ईमानदार दुकानदार के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन वे कभी नहीं भूला कि यह सौभाग्य उसको अपने गधे के कारण ही मिला था। अली अपने गधे को बहुत प्यार करता था और वह उसके साथ आनंद से जीवन बिताने लगा।